आप देख रहे हैं HN 24/7 का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि गढ़वाल मंडल के फूड सेफ्टी विभाग के उपायुक्त हैं, राजेंद्र सिंह रावत जी। सीधे आपका परिचय करवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम उनसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं कि प्रदेश में आखिरकार फूड सेफ्टी विभाग क्या कुछ भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी, देखने को मिलता है कि अगर उत्तराखंड के दृष्टिगत देखा जाए, पर्यटन के क्षेत्र में देख लिया जाए, राज्य की भौगोलिक स्थिति के माध्यम से भी देख लिया जाए और यहाँ पर किस तरीके से यात्री सीजन रहता है वो किसी से छिपा नहीं, लेकिन ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग की क्या कुछ प्राथमिकता रहती है? देखिए, मैं इस बात को कहने से पहले मैं एक बेसिक बात आपको कहना चाहूँगा कि आदमी का जो जीवन शुरू हुआ था उसके लिए बेसिक 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जी। सबसे पहली हवा, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। देखिए, तीनों विभाग आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हवा की स्थिति आप समझ सकते हैं, पानी की स्थिति आप समझ सकते हैं, लेकिन भोजन की स्थिति के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। हर जगह मांग और पूर्ति के अनुसार जो है समस्याएं बढ़ती हैं, समस्याएं आती हैं। भोजन की डिमांड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हम लोगों का जो कृषि क्षेत्र है उस पर कम काम होने लगा, तो मांग बढ़ने लगी और पूर्ति कम होने लगी। तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, जो लोग इस तरीके के दूसरे तरीके से जो है किसी खाद्य पदार्थ की जो है उपजाऊ बनाने के लिए या किसी खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम करने लगे ताकि उसमें मिलावट हो सके। बिल्कुल। या मिलावट ना भी कह सकते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया, उसको सब स्टैंडर्ड कर दिया। बिल्कुल। आप दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो अगर दूध उतना नहीं मिलता है तो वो पानी मिलाने लगता है। तो ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट या फूड सेफ्टी एक्ट की भाषा में इसे सब स्टैंडर्ड या अधोमानक कहा जाता है। तो इस तरीके के कार्य होते हैं और इस पे कार्य पे लगाम लगाने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। ये बेसिक हमारा कार्य है। खाने से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो दूध हो, खाना हो, आटा हो, दाल हो, चावल, इवन कि सड़क के किनारे बिकने वाली आजकल सर्दियों में जो मूंगफलियां बिक रही हैं, उनसे लेकर के हर वो खाद्य पदार्थ जो खाया जाता है उसमें मिलावट से संबंधित कोई भी कार्रवाई वो विभाग करता है। ये हमारा बेसिक विभाग का काम है। बिल्कुल। और राजेंद्र जी, देखने को मिलता है कि अगर फूड सेफ्टी विभाग कहीं पर भी छापेमारी की कार्रवाई करता है, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना हो, और इसी के साथ लगातार खबरें हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन 2025 में अगर देखने को मिले तो सबसे बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की क्या कुछ रही है? देखिए, विभाग हर समय हर दिन कार्रवाई करता है, लेकिन त्योहारों के समय पे मीडिया का फोकस, मीडिया हमारे प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इसी कारण आपने ये देखा होगा, आप खुद आपका जो विभाग है, हम जो भी कार्रवाई करते हैं उसको जो है उसका कवरेज करता है जी। हमने पूरे होली, दिवाली या कांवड़ मेला होता है या नवरात्रे आते हैं, इस टाइम पे आपने देखा होगा विभाग हमेशा से कार्रवाई करता है। जो लोग कुछ गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। इसके साथ साथ हम कंज्यूमर्स को, जो उपभोक्ता है या जो FBO फूड बिजनेस ऑपरेटर या दुकानदार है, उसको हम जन जागरूक भी करते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि भाई आपको क्या सामान बेचना है और किस तरीके का सामान बेचना है, कंज्यूमर को क्या सामान खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। इसके बावजूद भी अगर कोई दुकानदार नहीं मानता है या कोई खाद्य पदार्थ, संदिग्ध खाद्य पदार्थ बेचता है, तो उसके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत उसकी सैंपलिंग की जाती है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। अगर हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस टू हेल्थ है, मौके पे हमें लगता है, तो हम उस सैंपल को या उस खाद्य पदार्थ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ये बेसिक हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर देख लिया जाए तो नकली दूध, नकली घी, नकली मिठाई, नकली मसाले, इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर जब फूड सेफ्टी विभाग एक्शन लेता है तो अभी तक कितनी पकड़ मजबूत हो पाई है फूड सेफ्टी विभाग की इन मामलों पर? देखिए, कुछ पिछले सालों का मैं जो एक सामान्य सा जो जानकारी हमारे पास आई है, आम आदमी हमारे पास आता है और हमारा एक विभाग का एक मोबाइल टेस्टिंग वैन भी है। अगर उसे संदेह होता है कि वो दूध जो यूज कर रहा है कि वो सही है कि नहीं, हम उस मोबाइल टेस्टिंग वैन से उसको एट द स्पॉट ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये आम जन जागरूकता ही है, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
पहले एक समय हुआ करता, इवन कि जो खाद्य कारोबार करता है वो भी हमसे जुड़ता है कि हमने ये सामान बाहर से मंगाया, इसकी कैसे जांच की कराई जा सकती है। जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसे तो पता नहीं है, उसने होलसेलर से लिया है या किसी कंपनी से जो है उनके जो स्टॉक हैं उनसे लिया है, तो वो बेचते हुए भी ये जानकारी हमसे लेता है कि सर अगर ये सामान मैंने मंगवाया है और मैं इसे आगे बेचना चाहता हूँ तो मैं इसकी कैसे जांच कराऊँ, तो इसका भी हम उन्हें रास्ता बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि विभाग के लोगों के साथ जो है आम कंज्यूमर और एफबीओ जुड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। सप्लायर्स की आपने बात करी है, छोटे दुकानदार जो फड़ी लगाते हैं या फिर छोटे छोटे उनके सेटअप्स हैं, क्या उन्हीं पर ही फूड सेफ्टी विभाग अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आता है या फिर ब्रांड्स होटल्स पर भी अब पकड़ मजबूत हो चुकी है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ जो देहरादून के बहुत बड़े से ब्रांड्स वाले हैं उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाइयाँ चल रही हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कुछ मामले कोर्ट में हैं अभी भी, तो इनका नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए कि ऐसा कुछ नहीं। छोटे जो बिजनेस हैं हम उन पे तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई उन पे करते हैं जो गलत काम करते हैं, छोटे से बड़े से कोई बंदा एक्ट के सामने नियमों का जो उल्लंघन करता है, वो छोटा वो बड़ा ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हाइजीन को किस तरीके से नापा जाता है? देखिए, हाइजीन का आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप सड़क के किनारे कहीं ठेली पे, आजकल जैसे स्ट्रीट फूड का जो एक बहुत चलन है, आप गोलगप्पे खा रहे हैं, आपके आसपास का क्या माहौल है वहाँ पर? क्या आप किसी नाली के ऊपर सामान बेच रहे हैं? क्या आप आसपास जो गोलगप्पे आप किसी को खिलाते हैं, आप कूड़ा उसका जो उसके दोने या पत्ते आप कहीं डाल रहे हैं? क्या उसमें मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं? क्या उसके आसपास इस तरीके का कोई नाली है जिससे वो जो है लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो? बेसिक चीज़ें हैं, हर आदमी जानता है कि क्या हाइजीनिक है, क्या अनहाइजीनिक है। बस ये है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी ज़्यादा उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से एक अनुरोध है कि वो जो भी सामान खरीदें, जहाँ भी वो खाएं, अपना शौक जरूर पूरा करें, लेकिन इस तरीके से देखें कि आसपास आप अपने घर का किचन भी देखते हैं। आपका घर का किचन अगर गंदा होगा तो आप खुद ही खाना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने घर में जो खाना बनाते हैं उनसे खुद ही झगड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने आज किचन गंदा रखा। तो मैं ये सोचता हूँ वो तो अपना आपका घर है, मैं ये जहाँ आप खा रहे हैं आपके शरीर को नुकसान होने वाला है, तो आप सड़क के किनारे भी खाएँ तो ये देखभाल करके खाएँ कि वो किस तरीके से बेच रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है तो हमारे विभाग के अधिकारियों को या हमारा एक टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, टोल फ्री नंबर की आपने बात करी और चारधाम यात्रा की भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा गतिमान रही और वहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु पर्यटक पहुँचे और उसके बाद भी लगातार वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पर्यटकों का आना जाना रहता है। तो उस बीच फूड सेफ्टी विभाग ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और क्या कुछ मार्गदर्शन रहा, कैसे इसको मॉनिटर किया गया? देखिए, हर साल चार धाम यात्रा जब भी होती है तो हमारे आयुक्त महोदय जो हैं इसके लिए स्पेशल एक ब्रीफिंग कर देते हैं चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए उन्होंने 3 टायर सिस्टम बनाया है। वो खुद अपने आप भी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आयुक्त महोदय खुद भी यात्रा शुरू होने से पहले चार धाम यात्रा रूटों का खुद ही निरीक्षण करते हैं। मंडल स्तर पे मेरे द्वारा भी खुद जो है जो मंडलीय अधिकारी हैं उनकी एक टीम बना करके पूरे जनपदों का निरीक्षण किया जाता है। और जो जनपद स्तर पे हमारे अधिकारी, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो है असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं, उनकी भी एक टीम बनाई जाती है। तो ये अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी यात्री को या किसी भी उपभोक्ता को किसी भी खाने की किसी भी खाद्य पदार्थ से उसे कोई नुकसान ना हो या उसे किसी भी प्रकार का गलत खाद्य पदार्थ से उपलब्ध न कराया जा सके। तो कोई ऐसा केस सामने आया हो जहाँ पर फूड सैंपल्स वहाँ पर फेल पाए गए हो? नहीं, देखिए, फेल होने की तो प्रॉबिलिटी रहती है। देखिए, कुछ उसके स्टैंडर्ड इतने हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगर उसने दूध में पानी मिला दिया तो वो नियम अनुसार तो फेल है, लेकिन वो हानिकारक नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, उसने पानी मिलाया, उसमें फैट की मात्रा कम हो जाए, लेकिन हाँ ये भी कंफर्म है कि उसके खिलाफ तब भी मुकदमा दायर किया जाता है, उसे छोड़ा तब भी नहीं जाता है। तो ये हमारे विभाग के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, प्रत्येक जनपद से चल रहे हैं। जो विभाग कार्रवाई करता है उसको छोड़ा किसी को नहीं जाता है, लेकिन हाँ उसमें पेनलाइज किया जाता है, उसको पेनल्टी पड़ती है। उसने गलत काम किया तो पेनलाइज तो होगा ही होगा। कार्रवाई हुई है, लेकिन कितने लाइसेंस ऐसे रहे जो निलंबित किए गए? देखिए, मैं डाटा तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन हम लाइसेंस कन्फर्मली अभी कुछ टाइम पहले जो चार धाम यात्रा चमोली था उसमें उसके पास कुछ एक्सपायरी डेटेड सामान मिला है तो उसका लाइसेंस भी निलंबित किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया। ऐसे रुद्रप्रयाग जनपद में भी हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसा नहीं है। इस बात को आप मतलब ये लोगों के बीच इस तरीके की
एक वो आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि विभाग कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन आप हमारे जनपद के अधिकारियों को देखिए वो कितना काम करते हैं। आप कभी हमारे विभागीय जो जनपद के ऑफिसेज हैं उनमें जाइए और देखिए कि तो वो आपको लगे कि वास्तव में विभाग कार्रवाई कर रहा है। और पहाड़ के अगर दुर्गम क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्रों की भी बात कर ली जाए तो क्या इतनी ही सख्ती से फूड सेफ्टी विभाग वहाँ पर भी अलर्ट मोड पर नजर आता है, वहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए आपका कहना सही है। देखो हमारे पास जितना मैन पावर है उसका पूरा का पूरा सदुपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ क्षेत्र का दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में देखिए चमोली में भी हमारे पास अधिकारी हैं, उत्तरकाशी में भी हमारे पास अधिकारी हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जहाँ जहाँ उनको कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है और एक रूटीन वे में वो चेकिंग भी करते हैं। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं मिलता तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपको टाइम दिया जाता है कि आप 10 दिन में नहीं बनाते तो उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो नियम है वो तो सबके लिए है, जो दुकानदार चाहे चमोली का हो, टिहरी का हो, चाहे ऋषिकेश हरिद्वार का हो, रूल तो सबके लिए एक जैसा ही है। और अगर एक आम आदमी अगर आपके विभाग में शिकायत दर्ज कराता है मिलावटखोरी से जुड़ी या फिर कोई भी फूड सेफ्टी से नियमों से जुड़ी, तो कितने समय में वो कार्रवाई हो जाती है? नहीं मैम, देखिए आप जो कह रहे हैं इसका तो टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कहा कि आज शाम को अभी जो कोई बाहर से सामान लेके आया और हमारी गली में खड़ा है तो तत्काल क्विक रिस्पांस किया जाता है। हाँ आप, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपसी झगड़े को लेकर के एक दूसरे की शिकायतें करते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा समय लगता है कि वास्तव में ये सही है कि गलत है। लेकिन अभी देखिए आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि देहरादून की कुछ स्कूलों में शिकायत आई थी कि उनके खाने में कीड़े मिले हैं। खबर हमें 1 घंटे पहले, मतलब जैसे ही मिली, सुबह 8 बजे मिली और 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारी पूरी टीम पूरे हॉस्टल की पूरी मेस को चेक किया हमने, तो देखा वहाँ पाया और इंस्पेक्शन किया और उनको इसमें जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए, जो एज पर एक्ट हमारा रूल है वो कहता है, उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की। ऐसा नहीं है कि आप एक गलत जो धारणा अगर विभाग के प्रति बन रही है तो मैं इस बात के से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है और डिजिटलाइजेशन के जरिए आखिरकार विभाग कितना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे राजेंद्र जी से। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद चलो लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खास मुलाकात में आज हम बहुत ही बेहद खास विषय पर और बेहद ज़रूरतमंद विषय पर हम लोग चर्चा करें। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, सबसे बड़ी तो समस्या यही है कि शिकायतों की जब हम बात करते हैं तो फूड सेफ्टी विभाग पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि कार्रवाई में देरी हो जाती है। लेकिन अगर डिजिटलाइजेशन को देखें, आधुनिक तरीके से देखें, तो विभाग क्या डिजिटलाइजेशन की ओर भी आगे बढ़ चुका है? शिकायतों का निस्तारण क्या डिजिटल वे में भी हो रहा है? देखिए मैम, FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर वो भी है, CM हेल्पलाइन भी है। हमारे प्रत्येक FSO के जो है दुकानों में फ़ोन नंबर तक जो है डिस्प्ले किए गए हैं। इससे ज़्यादा अब विभाग और आगे की कोशिश करेगा कि इसमें भी और कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, लेकिन वर्तमान में ये सारी व्यवस्थाएँ हैं। और ये मान के चलिए हमारे जो पोर्टल हैं या जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उस पर भी सारे नोडल अफसर्स के फ़ोन नंबर हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो रात 2-2 बजे भी हमारे पास फ़ोन आते हैं। मैं खुद भी 2-2:30 बजे तक जो है कॉल आते हैं कि आज यहाँ खाने में ठीक नहीं मिल रहा, हम तब भी उनकी कॉल उठाते हैं। ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं है जिसका कॉल हमने नहीं उठाओ। हमारा पास अपना एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप 24/7 जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं। उस पर भी कंज्यूमर्स की जो है हमारे पास ग्रीवेंसेज आती हैं और उसको उनका जो है सॉल्यूशन करते हैं। और कार्रवाई में ढिलाई या फिर समझौता, ऐसा कभी मामला सामने आया है तो इस पर विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है? देखिए इस मामले में तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ढिलाई वाला मामला मेरे संज्ञान में हो सकता है कि वो सही जगह अगर आपने अप्रोच नहीं किया हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे विभाग में और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। हमारी शिकायतें फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को चली जाती हैं, तो वो शिकायत हम तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की कई बार हमारे पास कई लोग हमसे कहते हैं साहब आप राशन कार्ड बन, जबकि वो हमारा डिपार्टमेंट वो फूड शब्द के नाम से ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी लोगों को बहुत क्लियरिटी नहीं है। बहुत दूर अभी बीच में कुछ चावल को लेकर के आया था कि सर ये चावल गड़बड़ है, हमारी ये सरकारी सस्ते केले की दुकान है, आप फूड में हैं, फूड वाले, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन जो बेसिकली है वो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास हमारी कोई भी प्रॉब्लम या हमारे पास आई और हमने उसका सॉल्यूशन नहीं किया।
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है और जो मिलावटखोर हैं उन पर एक्शन हुआ है, लेकिन क्या 2025 को अगर ध्यान से देखा जाए तो विभागीय अधिकारियों पर भी कोई एक्शन लिया गया है विभाग की ओर से? नहीं, डेफिनेटली अगर हमारे पास किसी अधिकारी के खिलाफ जो है कोई शिकायत आई हो तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। जो मेरा पर्सनल संज्ञान है, अभी एक मामला है उसमें आई है, तो हम उसमें अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच करेंगे क्या उन्होंने वास्तव में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या उन्होंने क्या उस कंज्यूमर के साथ मिसबिहेव किया, उसकी जांच चल रही है। अगर वो गलत पाई जाए डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने डिजिटलाइजेशन की बात करी थी और आपने फूड वैन की भी बात करी थी, तो जिस तरीके से मोबाइल लैब का भी जिक्र आता है, आखिरकार उसका इस्तेमाल कैसे फूड सेफ्टी विभाग इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, कितना उससे मॉनिटर हो पा रहा है? देखिए, जो हमारा फूड टेस्टिंग वैन है वो 4 धाम यात्रा से लेकर के हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने स्कूल हैं या गली मोहल्ले में हैं या जो सोसाइटीज़ में हैं, हम उसमें बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके पास जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिक जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो आपके पास स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, क्या वो किस तरीके से मिलावट उनमें हो सकती है, उसका डेमो हम उनको देते हैं। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा, हमने एक जगह करवाया था, तो जो धनिया पाउडर था उसमें स्टार्च मिला है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्च मिला देते हैं, उसको कलर कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, तो उसमें हम लोगों को ये भी साथ साथ ये भी अवेयर करते हैं कि आपको कैसे सामान खरीदना है। आप सड़क के किनारे किसी से खरीद लिया, मोहल्ले में फेरी वाला आपके पास आ गया, आपने खरीद लिया, वो बेच के चला गया, अब शाम को आप किसको ढूंढेंगे? ना उसके बाद लाइसेंस है, ना उसके बाद रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो इस तरीके का काम करते हैं वो ऑल ऑफ सडन आते हैं और ऑल ऑफ सडन बेच के चले जाते हैं। हर व्यक्ति, हर कंज्यूमर पे सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारी भी लिमिटेशंस है, हमारी भी एक सैम्पलिंग ही एक काम नहीं है, विभाग के बहुत सारे काम हैं। लेकिन आपकी अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है और उसका निस्तारण ना हो, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, कानूनों का जिक्र कर रहे हैं और इतने कड़े कानून हैं कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है। और आज के समय में ये भी जानना चाहूँगी कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग के कानून हैं, क्या वो मिलावटखोरों को रोकने के लिए काफ़ी है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हम उस स्थिति में हैं, जो हमारे पास एक्ट, जो प्रोविज़न हमारे पास आए हैं, वो अपने आप में काफ़ी हैं। लेकिन लिमिट किसी चीज़ की बांधी नहीं जा सकती है। दिन प्रतिदिन जो गलत काम करने वाले वो नए नए रास्ते अपनाते हैं। देखिए, हम डाल और वो पात वाली हिसाब हो जाती है, चोर और पुलिस वाला हिसाब हो जाता है कि चोर तो और तेज़ी से नए रास्ते अख्तियार कर लेता है, हथियार बना लेता है अभी तक जो है। लेकिन हाँ, भविष्य में मुझे लगता है अगर कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बनती हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि जो है जो छोटी छोटी गलतियां भी करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो बहुत अनजाने से कोई गलती हो और उस बेचारे को सजाए हो जाए, ये भी हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वास्तव में जो जानबूझकर गलतियां करें उनके लिए बहुत हार्ड रूल होने चाहिए, और वो कुछ है भी हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो जेल तक की कार्रवाई है? हाँ क्या हाँ, इसमें? बिल्कुल जेल की सजा का प्राविधान है। अगर कोई इंजूरियस टू हेल्थ कोई सामान बेचता है, उसको मिनिमम 6 महीने की सजा का प्राविधान है। 6 महीने? हाँ जी, मिनिमम, और मैक्सिमम वो आजीवन कारावास तक का है। क्या वो जिस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक वो है, व्यवस्थाएं हैं, तो उस व्यवस्था के अनुसार हमें भी कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसी के साथ जैसे हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, जेल जैसे प्रावधान भी हैं, कार्रवाई इस पर इतनी भी है, तो जब अगर हम इसको धार्मिक से जोड़ें, प्रसाद में जोड़ें, और प्रसाद के अलावा भंडारों में, और जिस तरीके से हम लोग लंगर वगैरह में देखते हैं कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर खाना बनता है, बहुत सारे लोग इसको प्रसाद के रूप में चखते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ मिलावटखोरी पाई जाती है तो इस पर किस तरीके से एक्शन होता है, इसमें किस तरीके के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं? देखिए, जो फूड सेफ्टी एक्ट 2011 लागू हुआ है, उसके से पहले जो हमारा खाद्य सुरक्षा अपमिश्रण अधिनियम था, उसमें और इसमें एक अंतर यही है कि आप अगर धार्मिक कार्य भी करेंगे तो उसके लिए आपको विभाग से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक्ट अपने आप में कितना पावरफुल है, कि अगर आप धर्म का काम भी करेंगे तो उसके लिए आपको विभाग से एक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। दूसरा, अगर उसमें कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गई, वो आगे से कोई इस तरीके का आयोजन नहीं कर पाएगा। और जो आयोजक होंगे जिसके नाम से वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बना, वो नेचुरली उसके खिलाफ फिर मुकदमा दायर किया जाएगा कि उसने क्या गलतियां की हैं, क्या उसमें मिलावट मिली है, और किस तरीके से वो लोगों के लिए अस्वस्थ या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। उस संबंध में जो भी होगा वो रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति की बार बार बात करते हैं, और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही सब पर कार्रवाई हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या फूड सेफ्टी विभाग को इसका पूरा समर्थन मिल रहा है? देखिए, फूड सेफ्टी विभाग जो विभाग है
माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विभाग है, उन्हीं के ही अधीन हम कार्य करते हैं और उसी डायरेक्शन में जो है फूड सेफ्टी एक्ट से ही गवर्न होते हैं। फूड सेफ्टी का हर अधिकारी फूड सेफ्टी एक्ट से ही गवर्न होता है, फूड सेफ्टी एक्ट की धाराओं के तहत ही काम कर रहा है। वो जीरो टॉलरेंस का, उसको किसी भाषा में कुछ भी कहे, हमारे मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई भी गलत काम करेगा वो जीरो टॉलरेंस ही है। गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोटा हो बड़ा हो। ये हमने आज भी किया है, पहले भी किए हैं और आगे भी भविष्य में भी कार्रवाई होती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि जीरो टॉलरेंस में और विभागीय कार्रवाई में कहीं अंतर है, बात एक ही है। सरकार वो अपना उनका कहने का तरीका, हमारा एक्ट के अनुसार करने का तरीका। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाएगा, क्योंकि आप भी बाजार निकलते हैं, आप भी बाहर खाना खाते होंगे, सुरक्षा के मानकों को तब भी ध्यान में रखते होंगे फैमिली प्रोविंस में। तो आखिरकार आप कितना सुरक्षित मानते हैं कि बाहर खाना कितना सुरक्षित है? और जब आप भी जाते होंगे तो आप किन किन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते होंगे कि यहाँ पर हाइजीन मेंटेन है, क्या मेंटेन है, जिसके चलते अब यहाँ पर खाना अप्रोप्रिएट है? क्या ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हो? नहीं, नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरा भी अपना परिवार है, मेरी भी अपनी लाइफ है और मेरे भी इच्छाएं होती कि मैं भी बाहर जाके खाना खाऊं और नेचुरली खाते हैं। देखिए आप मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप जहां खाना खाने जाते हैं कि आपके पास दिमाग में आइडिया होता है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जैसे उस होटल या रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं तो आपको नेचुरली लगने लगता है कि इसका माहौल कैसा है, क्या साफ़ सफाई है। जिस टेबल पे आप बैठते हैं उस टेबल को देख के आपको लगता है कि ये साफ़ सफाई है। आपका अधिकार है, आप जो खाना बना रहे हैं आप उसकी किचन भी चेक कर सकते हैं कि भाई आप क्या बना रहे हैं। आपका जो वहाँ वर्कर है जो होटल में जो आपको सर्व करता है, आप उसको देखिए उसने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, उसके हाथों में ग्लव्स पहने हैं, उसने हेड कैप पहना हुआ है कि नहीं पहना। आप उनकी किचन, आजकल आपने देखा हो ट्रांसपेरेंट किचन बनने लगे तो आपको आइडिया आता है। हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, जहाँ हमें लगता है कि ये ठीक नहीं, हम तो सामने कहते हैं भाई आप ये गलत काम कर रहे हो। तो नेचुरल उन लोगों को भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि सर हम इस बहाने हमारा इंप्रूवमेंट होगा। कुछ लोग देखें, आपने देखा होगा उसी हाथ से जो टेबल साफ करता है फिर उसी खाने सर्व करता है, तो हम कहते हैं भाई इस तरीके से काम नहीं किया जाए। और ऐसा नहीं है कि एक जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है कि सब कुछ गलत है। देखिए गलत करने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। जो थोड़ा सा जिसको बिजनेस करना होगा, नेचुरल आज के समय में जो पेमेंट करेगा, जो बिजनेस करेगा, उसको भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। और हर आदमी, हर बच्चा आजकल पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानता है कि मुझे कहाँ खाना है क्या नहीं खाना, और उसी को हम भी फॉलो करते हैं। नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो है गलत खाना खिलाएंगे आपको। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी, बहुत अच्छा मार्केट भी है, बहुत अच्छे सामान बेचने वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सबको बदनाम किया जाए ये ठीक नहीं है। तो लोगों में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हाइजीन मैटर करती है या फिर टेस्ट मैटर करता है? नहीं, देखिए टेस्ट तो मैटर अपनी जगह, लेकिन पहले हाइजीन होना जरूरी है। देखिए अगर आप हाइजीनिक नहीं होगे तो आपने कुछ भी टेस्ट लिया और आप बीमार हो गए, आपका सोचिए इस खाने के पीछे आपका बजट भी गड़बड़ाएगा, आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप टेस्ट तो हर आदमी का अपना अपना होता है, लेकिन हाइजीन सबके लिए कंपलसरी है। हाइजीन होना कंपल्सन है और मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ हाइजीन है, जहाँ साफ़ सफाई है, आप वहाँ जरूर खाना खाइए, उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो आप उसको भी बताएं कि आपके यहाँ क्या कमियाँ हो रही, ताकि आप तो स्वस्थ रहें, आने वाला जो भी कंज्यूमर है उसको वो भी स्वस्थ रहे। ये हमारा एक सामाजिक दायित्व भी कि हम अपना ही नहीं, अपने साथ वालों का या अपने आसपास लोगों का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और डेडिकेशन भी बताता है, और विभाग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी हम खबरें भी सुनते हैं, लगातार हम फूड सेफ्टी विभाग की लगातार कार्यप्रणाली पर भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, किन मानकों को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग इस वक्त अलर्ट है। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आखिरकार क्या ये एक विकास मॉडल के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के मॉडल के रूप में भी राज्य आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विकास मॉडल तो अपने आप स्वास्थ्य विभाग से, आपके हेल्थ से जुड़ा। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप बीमार हैं, आपका इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ा, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। मैं तो आपसे सीधे सीधे कहता हूँ, आप अच्छा खाइए, आपका मेडिकल का बजट उतना कम होगा। आप अच्छा भोजन करेंगे, कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे काम करेंगे। आप खुद ही अस्वस्थ होंगे, आप बीमार होंगे। अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें 30% से ज़्यादा लोग जो हैं हेल्थ की वजह से जो है उनकी इकोनॉमी की जो है कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। आप कम खाएं, बहुत अच्छा खाना खाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और अनहेल्दी खा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, जो मैं अपना पर्सनल मेरा मानना है। तो मैं आपसे आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छा भोजन खाएं, ताकि आपका मेडिकल का बजट, आपका जो पैसा इधर मेडिकल पे खर्च होना वो किसी और उस पर खर्च हो। इसके लिए आपको अच्छा भोजन और हेल्दी फूड आपको खाना ज़रूरी है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये जनरल वो भी है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा राजेंद्र जी, खाद्य सुरक्षा विभाग अगर 2025 के दृष्टिगत हम लोग देखें तो अगर खाद्य सुरक्षा विभाग की एक पहचान बतानी हो एक शब्द में तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा सा टिपिकल सा होता है एक शब्द में कहना, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें। खाद्य सुरक्षा विभाग आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार है। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपकी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विभाग की अलर्टनेस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे टोल फ्री नंबर पर रेगुलर जो है कॉल आती हैं और हम उनका समाधान करते हैं। और मार्केट में जितने भी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, हमारा फोकस मैक्सिमम ये रहता है कि आपको अच्छा भोजन मिले, ताकि कहते हैं कि जो है स्वस्थ आहार जीवन का आधार है। और इस मोटो के साथ, इस स्लोगन के साथ हम सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस धन्यवाद। खास मुलाकात में अपना कीमती समय देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे गढ़वाल मंडल के फूड सेफ्टी विभाग के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हाइजीन भी मैटर करती है, लेकिन अपने टेस्ट को हाइजीन के साथ ज़रूर ध्यान में रखिए और किस तरीके से फूड सेफ्टी विभाग लगातार आपकी सुरक्षा में तत्पर है, आपके खाद्य पदार्थों को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए उन मानकों पर किस तरीके से कार्य कर रहा है। थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी खाद्य विभाग का सहयोग करें। फिलहाल मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।